दम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में क्रैक RIMC। तो आज के इस वीडियो में हम RIMC का मैथ्स जून 2009 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पार्ट बी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने पार्ट ए आपके लिए अपलोड किया था, तो उसका आपको सही तरीके से फ़ायदा हुआ होगा। आप ज़रूर अपने क्वेश्चन पेपर जब भी सॉल्व करते हैं तो उसके आंसर्स हमारे वीडियो से टैली कर सकते हैं। और आपको RIMC के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे मेल ID crackrimc@gmail.com पे हमें लिख सकते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं RIMC मैथ्स 2009 जून के पार्ट बी का सॉल्यूशन की तरफ। चलिए, RIMC मैथ्स जून 2009 के ए पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखे। अभी क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 28 तक 10 मार्क्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बाय सेलिंग अ हाउस फॉर ₹1,44,000 a dealer loses 12.5%, so at what price must he sell the house to make a profit of 5%? मतलब जब एक डीलर 12.5% लॉस पे कोई एक हाउस बेच देता है तो उसका सेलिंग प्राइस बनता है 1,44,000। वही हाउस अगर उसको 5% प्रॉफिट पे बेचना है तो उसका कीमत कितना होगा, यह हमारा सवाल है। ठीक है, तो इससे हमको एक इक्वेशन बन सकता है। वो इक्वेशन ये होगा, कॉस्ट प्राइस वर्सेस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस वर्सेस सेलिंग प्राइस। अगर हम कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ कंसिडर करते हैं तो सेलिंग प्राइस 12.5% लेस, मतलब लॉस के साथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा 87.5, मतलब 87 रुपीज़ 50 पैसा। तो अभी हमको क्या दिया है, जब हमारा सेलिंग प्राइस 1,44,000 है, जब हमारा सेलिंग प्राइस 1,44,000 है तो हमको कॉस्ट प्राइस कितना है वो निकालना है। तो इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इक्वेशन बनेगा 1,44,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 87.5 बराबर। हम इस डेसिमल को निकालना चाहे तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा 1,44,000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 875। ओके, तो इसको अभी हम और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11,52,000 अपॉन 7। यहाँ पे हम जानबूझ के 11,52,000 को 7 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि वो फ्रैक्शन में आंसर आएगा। ये 7 अगर आगे जाके हमको किसी चीज़ से डिविजिबल है तो फिर वहाँ पे हमको फुल आंसर मिलेगा। तो हम वेट करेंगे आगे का स्टेप का। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आया 11,52,000 डिवाइडेड बाय 7। अभी आगे हमको क्या दिया है, आगे हमसे पूछा है एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल द हाउस टू मेक प्रॉफिट ऑफ 5%। एट व्हाट प्राइस
ही मस्ट सेल द हाउस टू मेक प्रॉफिट ऑफ 5%। मतलब अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे अगेन CP वर्सेस SP का एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। CP वर्सेस SP का हम इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं। हमारा कॉस्ट प्राइस अगर 100 रहेगा तो हमारा सेलिंग प्राइस विथ 5% प्रॉफिट कितना बनेगा, 105 रुपीज़। हमको फाइंड आउट क्या करना है, तो जब हमारा कॉस्ट प्राइस 11,52,000 अपन 7 है तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या बनेगा। तो इस इक्वेशन को हम आगे जाके और सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा इक्वेशन बनेगा 11,52,000 इंटू 105 अपॉन 7 इंटू 100 बराबर। तो ये 100 को ये 2 जीरो गए, 7 1 जा 7, 7 15 जा 105। तो हमारा आंसर आएगा 1,77,800। तो हमारा आंसर आएगा 1,77,800। तो सेलिंग प्राइस एट 5% प्रॉफिट क्या आएगा हमारा आंसर आएगा सेलिंग प्राइस एट 5% प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,77,800। क्लियर है? ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। A rectangular tank 1.5 meter long, 1.2 meter broad and 1.8 meter deep is half full of water। तो हमको ये 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.2 मीटर ब्रॉड एंड 1.8 मीटर डीप का जो रेक्टेंगुलर टैंक है वो आधा पानी से भरा हुआ है। इफ़ अ ब्रिक अब्जॉर्ब 1/15 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर उसमें हम ब्रिक डालते हैं तो उसका जो ब्रिक का जो वॉल्यूम है उससे 1/15% या 1/15 एरिया जो है वो पानी अब्जॉर्व करेगा। सो हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 5 सेंटीमीटर थिक must be put in the tank so that the water may just reach the top of the tank। तो हमको 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 5 सेंटीमीटर थिक साइज़ के कितने ब्रिक्स हमको उस टैंक में रखने पड़ेंगे ताकि वो जो टैंक में का जो पानी है वो ऊपर की सतह तक आएगा। ठीक है, तो अभी इसमें पहले हमको क्या दिया है, रेक्टेंगुलर टैंक का साइज़ दिया है वो मीटर्स में दिया है और ब्रिक का साइज़ दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है। तो पहले हम सभी यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में करेंगे, क्योंकि मीटर में करने जाएंगे तो ब्रिक्स का वॉल्यूम निकालते समय बहुत सारे डेसिमल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इससे बजाय हम टैंक का जो भी साइज़ है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला चीज़ आएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, जितना वॉल्यूम बैलेंस है टैंक का उतना वॉल्यूम के लिए 1/15 वॉल्यूम छोड़ के ब्रिक्स का जो वॉल्यूम आएगा वो हम अगर उसमें ऐड करेंगे तो पानी सतह तक आ जाएगा। तो पहले हम रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम निकालते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, बाद में हम ब्रिक्स का वॉल्यूम निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, और वो ब्रिक्स हम पानी में डालने के बाद कितना इफेक्टिव वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो हम निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। बाद में रेक्टेंगुलर टैंक का जितना बैलेंस वॉल्यूम है, मतलब 50% वॉल्यूम है, उसको हम ब्रिक्स के इफेक्टिव वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स का क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो पहला हम रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में निकालते हैं। तो 1.5 मीटर मतलब क्या हो गया, पहला हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो 1.5 मीटर मतलब 150 सेंटीमीटर इंटू 1.2 मीटर मतलब 120 सेंटीमीटर इंटू 1.8 मीटर मतलब
180 सेंटीमीटर। तो हमारा टैंक का वॉल्यूम आएगा कितना, 150 इंटू 120 इंटू 180, वो आएगा हमारा 324,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। तो इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें टैंक का बैलेंस वॉल्यूम निकालना है। तो बैलेंस वॉल्यूम के लिए क्या दिया है उन्होंने हमको, कि वो टैंक जो है वो 50% भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। मतलब बैलेंस वॉल्यूम कितना आएगा, बैलेंस वॉल्यूम इज इक्वल टू 324,000 डिवाइडेड बाय 2। इसका वैल्यू हमारा आएगा 162,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो इतना वॉल्यूम का हमको ब्रिक्स उसमें डालना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। अभी हमको वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक निकालना पड़ेगा। हमको ब्रिक का साइज दिया है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग इंटू 6 सेंटीमीटर ब्रॉड इंटू 5 सेंटीमीटर थिक। ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम बनता है 450 सेंटीमीटर क्यूब। एक ब्रिक का वॉल्यूम बना 450 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमको क्या बताया गया है कि एक ब्रिक अगर उसमें पानी में हम डालते हैं तो वो 1/15 जो वॉल्यूम है उतना पानी ऑब्जर्व करता है। मतलब एक ब्रिक हम अगर पानी में डालेंगे तो हमको इफ़ेक्टिव वॉल्यूम कितना मिलेगा। इफ़ेक्टिव वॉल्यूम अगर हम एक ब्रिक का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब समझते हैं तो उसमें से हमको 1/15 इफ़ेक्टिव वॉल्यूम माइनस हो जाएगा, बराबर। मतलब क्या आएगा हमारा, 15 1 ज़ा 15, 15 माइनस 1 14। तो हमारा इफ़ेक्टिव वॉल्यूम आएगा 14/15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। इफ़ेक्टिव वॉल्यूम आएगा हमारा 14/15 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा एक ब्रिक का इफ़ेक्टिव वॉल्यूम कितना आएगा, एक ब्रिक का इफ़ेक्टिव वॉल्यूम आएगा हमारा 450 इंटू 14/15। ठीक है। 15 से हम अगर डिवाइड करते 15 3 ज़ा 45, मतलब यहाँ पे आया हमारा 30। तो हमारा इफ़ेक्टिव वॉल्यूम कितना आया, इफ़ेक्टिव वॉल्यूम हमारा आया 420 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक ब्रिक अगर हम इंसर्ट करेंगे तो हमारा 420 सेंटीमीटर क्यूब पानी का लेवल बढ़ेगा। ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले कहा था कि नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ ब्रिक्स का क्वांटिटी निकालने के लिए हमको हाफ ऑफ द टैंक का जो वॉल्यूम है उसको एक ब्रिक के इफ़ेक्टिव वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा हाफ ऑफ द टैंक वॉल्यूम क्या है, 162,000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ इफ़ेक्टिव वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक क्या है हमारा 420। ठीक है। तो इसको हम 0 को 0 कैंसिल कर देंगे। अभी 1,62,000 को 42 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3857.143। हमारा आंसर आएगा 3857.143। तो इसमें 3857.143, तो इसको हम लिख सकते हैं आंसर इज इक्वल टू 3857 ब्रिक्स। ठीक है। आंसर इज इक्वल टू 3857 ब्रिक्स। मतलब हमको 3857 ब्रिक्स उसको उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा पानी का लेवल 70 तक आएगा।
ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए या सॉल्व करने के लिए हमको दो रूल की ज़रूरत पड़ेगी। रूल 1 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट कंप्लीट इंटू सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरे रूल की ज़रूरत पड़ेगी हमको R2 इज इक्वल टू ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले हमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालने के लिए ए माइनस बी का वैल्यू मालूम होना चाहिए, जो कि हम ए माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स माइनस 1/x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, उसका वैल्यू आएगा 2 प्लस 1/x स्क्वायर। हमको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हमको दिया हुआ है 27, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 27 माइनस 2 इज इक्वल टू 25। अभी हमको x माइनस 1/x का वैल्यू ढूंढना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको LHS और RHS को दोनों को स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो हमारा वैल्यू आएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 प्लस और माइनस 5। तो हम यहाँ पे प्लस 5 ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालेंगे। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, हमको फार्मूला मालूम है रूल 1 के हिसाब से। इन ब्रैकेट आएगा x माइनस 1/x और सेकंड ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1/x 1 प्लस 1/x स्क्वायर। अभी हमको x माइनस 1/x का वैल्यू मालूम है 5, तो वो अभी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 5 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू मालूम है 27, तो हम यहाँ पे 27 सब्स्टिट्यूट करते हैं और उस 27 और प्लस 1, मतलब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं 5 इंटू 28, तो हमारा वैल्यू आएगा 140। हमारा आंसर आएगा 140। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या आया, हमारा आंसर आया एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू आया है 140। समझ गए आप? ठीक है, तो चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। 3 prizes are to be distributed in a quiz contest. The value of the second prize is 5/6 as value of first prize, and the value of third prize is 4/5 that of second prize. Find the total value of, if the total value of 3 prizes is rupees 450, find the value of each prizes. तो अभी हमको यहाँ पे 3 कंडीशन दिया है। पहला तो है टोटल वैल्यू ऑफ प्राइज इज इक्वल टू 450 रुपीज़। ठीक है, अभी
हर एक का इंडिविजुअल वैल्यू, प्राइस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम पहले कंसिडर करेंगे लेट फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹X। ठीक है, अभी हमको क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइज इज 5/6 वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज। मतलब सेकंड प्राइज कितना हो जाएगा हमारा, 5/6x। और थर्ड क्या दिया है हमको, थर्ड दिया है वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइज इज 4/5 ऑफ सेकंड प्राइज। मतलब थर्ड प्राइज इज इक्वल टू 4/5 इंटू सेकंड प्राइज 5x/6। 5 1 5, 5 1 5, 2 2 4, 2 3 6। मतलब थर्ड प्राइज का वैल्यू आया हमारा 2x/3। यहाँ तक क्लियर है सब? ओके, तो अभी हमको तीनों वैल्यू पता चल गई। अभी हमारी टोटल वैल्यू कितनी है, 450। मतलब अभी हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू मतलब क्या है, फर्स्ट प्राइज x प्लस सेकंड प्राइज 5x/6 प्लस थर्ड प्राइज 2x/3 इज इक्वल टू 450। ठीक है, तो अभी हम ये तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तीनों का एलसीएम आएगा 6। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 6x प्लस 5x प्लस 4x/6 इज इक्वल टू 450। ठीक है, इसको अभी हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आएगा 15x इज इक्वल टू 6 इंटू 450। तो अभी हम x का वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू 6 इंटू 450 अपॉन 15, 15 1 15, 15 3 45, 30 इंटू 6 180 रुपीज़। 180 रुपीज़ क्या है हमारा, x क्या है हमारा, x है हमारा फर्स्ट प्राइस। तो फर्स्ट प्राइस का वैल्यू हमको पता चल गया। अभी इसी के हिसाब से हम सेकंड और थर्ड प्राइस का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्राइस का वैल्यू निकला 180। अभी सेकंड प्राइस का वैल्यू है 5/6 ऑफ फर्स्ट प्राइस। मतलब कितना हुआ हमारा, सेकंड प्राइस इज इक्वल टू 5/6 इंटू 180, 6 1 6, 6 3 18, मतलब 30। तो हमारा वैल्यू कितना आया सेकंड प्राइस का, ₹150। ठीक है, सेकंड प्राइस का वैल्यू आया 150। और थर्ड प्राइस का वैल्यू क्या आएगा, थर्ड प्राइस का वैल्यू इज इक्वल टू 2/3 ऑफ फर्स्ट प्राइस। मतलब 2 इंटू 3 इंटू 180। ठीक है ना, 3 1 3, 3 6 80 इज इक्वल टू आएगा हमारा 60 इंटू 2। Question number 21. 1000 soldiers in a camp had enough food for 20 days. 1000 सोल्जर के लिए 20 डेज का खाना हमारे पास
कैंप में मौजूद था। सम सोल्जर्स वेयर ट्रांसफर्ड टू अनदर कैंप एंड द फूड लास्टेड फॉर 25 डेज। तो हमने कुछ सोल्जर्स को दूसरे वाले कैंप में शिफ्ट कर दिया, तो हमको वही फूड 25 डेज के लिए हम यूज़ कर पाए। हाउ मेनी सोल्जर्स वेयर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कैंप। हमको ढूंढना है कि कितने सोल्जर्स कैंप छोड़ के चले गए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है 10 मार्क के हिसाब से। हमको क्या दिया गया है? हमको दिया गया है सोल्जर्स और फूड फॉर नंबर ऑफ डेज। पहले कितने सोल्जर थे? 1000 सोल्जर। तो फूड कितना दिन हमको चलता था? वो 20 डेज के लिए। अभी फूड हमको कुछ सोल्जर्स दूसरे कैंप में भेजने के बाद वही फूड हमको 25 डेज के लिए चल सकता है। तो हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सोल्जर्स। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ सोल्जर बन गए हमारे x। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं चलेगा, हमारा यहाँ पे इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला चलेगा। हमारा इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? x अपॉन 1000 इज इक्वल टू 20 अपॉन 25। ठीक है, तो हमारा ये 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100, मतलब ये बनेगा 40। तो x का वैल्यू क्या आएगा? x इज इक्वल टू 40 इंटू 20, 800। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने बने? 800। तो 800 सोल्जर्स को 25 डेज हमारा खाना चलेगा। लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है? हमको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी सोल्जर्स वेयर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कैंप। मतलब अगर हमारे पास 1000 में से 800 सोल्जर बचे, तो हमने ट्रांसफ़र कितने किए? ट्रांसफ़र किए हमने 1000 माइनस 800 इज इक्वल टू 200। तो 200 सोल्जर हमने ट्रांसफ़र कर दिए। तो हमारा आंसर बनेगा, आंसर इज इक्वल टू 200 सोल्जर्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। दूसरा फैक्टराइजेशन है हमको 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तीसरे को फैक्टराइज करना है हमको 2 माइनस 50x स्क्वायर। और चौथा समय हमारा x रेस टू 6 माइनस 2x क्यूब वाई क्यूब प्लस y रेस टू 6 प्लस x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो हमको ये चारों जो इक्वेशन दिए हैं उसको फैक्टराइज करना है। तो पहला हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। आपको मालूम है हमको इस टाइप का सम अगर सॉल्व करना है तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको ये 15 और x के आगे क्या वैल्यू है? 1। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा माइनस 15 का फैक्टर्स ऐसे हमको निकालना पड़ेगा कि उसका सम जो है वो +2 आना पड़ेगा और उसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 15 आना पड़ेगा। तो ऐसे हमारे फैक्टर बनते हैं, क्या बनेंगे? 5 और -3। 5 माइनस 3 आएगा हमारा 2 और 5 इंटू -3 आएगा हमारा 15। तो अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। अभी इसमें से हम x कॉमन निकालेंगे, इसमें से हम -3 कॉमन निकालेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा x इन ब्रैकेट x प्लस 5 ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे -3 इन ब्रैकेट x प्लस 5। ओके, तो अभी ये दोनों कॉमन हम एक बाजू निकाल लेते हैं।
तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा x + 5 एंड x - 3। तो हमारा x² + 2x - 15 का फैक्टराइज आएगा x + 5 x + 3। ठीक है बच्चों, अभी हम दूसरा वाला सम लेते हैं। 16x² - 9x²। हमको दिया है 16x² - 9y², सॉरी। तो यहाँ पे हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? फार्मूला यूज़ करेंगे a² - b² = a + b इंटू a - b। ये फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे हम? क्योंकि हमको मालूम है ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और 4 जो है वो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। मतलब हमारा एक ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं 16x² - 9y² = 4x होल रेज़्ड टू स्क्वायर माइनस 3y होल रेज़्ड टू स्क्वायर। अभी x² - b² का हमको फार्मूला मालूम है, तो इससे इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा 4x + 3y ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय 4x - 3y। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सेकंड वाले का आंसर। ओके, ये है हमारा सेकंड वाले का आंसर। ओके, अभी थर्ड वन क्या है हमारा? थर्ड वन है 2 - 50²। थर्ड है हमारा 2 - 50²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इन ब्रैकेट 1 - 25² बराबर है। तो 1 - 25² इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इन ब्रैकेट 1 द होल स्क्वायर माइनस 5x होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, हमने क्या किया 25 का रूट निकाला और वो 5x² किया। तो अभी यहाँ पे हमारा वापस यही फार्मूला लगेगा a - b² का, सॉरी a² - b² का। तो इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 इन ब्रैकेट 1 + 5x ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 1 - 5x। ठीक है, तो हमारा आंसर बनेगा 2 इन ब्रैकेट 1 + 5x ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 1 - 5x। तो ये हमारा तीसरे का फैक्टराइजेशन हो गया। ये हमारा थर्ड सम का आंसर हो गया। अभी अगला वाला सम थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे क्या दिया है x⁻⁶ माइनस 2x³ y³ प्लस y⁻⁶ प्लस x³ माइनस y³। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक रहेगा x⁻⁶ माइनस 2x³ y³ प्लस y⁻⁶ ब्रैकेट कंप्लीट प्लस इन सेकंड ब्रैकेट x³ माइनस y³। ठीक है, अभी हमको मालूम है x⁻⁶ माइनस 2x³ y³ प्लस y⁻⁶, इसको हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। इसका फैक्टर बनेगा हमारा
एक्स रेज टू क्यूब माइनस वाई रेज टू क्यूब द होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू क्यूब माइनस वाई रेज टू क्यूब। ठीक है, तो अभी इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स रेज टू क्यूब माइनस वाई रेज टू क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट इंटू एक्स रेज टू क्यूब माइनस वाई रेज टू क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट प्लस इन ब्रैकेट एक्स रेज टू क्यूब माइनस वाई रेज टू क्यूब। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो अभी इसमें से हम एक्स रेज टू क्यूब माइनस वाई रेज टू क्यूब और यहाँ पे एक्स रेज टू क्यूब माइनस वाई रेज टू क्यूब ये कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कॉमन निकालेंगे। एक्स रेज टू क्यूब माइनस वाई रेज टू क्यूब, तो फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स रेज टू क्यूब माइनस वाई रेज टू क्यूब प्लस 1। ठीक है, अभी जो हमारा एक्स रेज टू क्यूब माइनस वाई रेज टू क्यूब है इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा एक्स माइनस वाई इन सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर और ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 1। ठीक है, आए समझ में। इसको हमने यहाँ पे और फैक्टराइज किया तो हमारा फोर्थ वन का आंसर बनेगा इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय इन सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय इन थर्ड ब्रैकेट एक्स रेज टू क्यूब माइनस वाई रेज टू क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, तो ये बन गया हमारा आंसर लास्ट वन का। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी? ओके, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। अ सम ऑफ मनी इज lent at simple interest which amount to rupees 3192 in 3 years and to rupees 3720 and to rupees 3720 in 5 years. Find the sum of money and rate of interest. तो अभी हमको यहाँ पे दो टर्म दिया है। एक टर्म ये दिया है कि सम ऑफ मनी बिकम्स 3192 इन 3 years एंड सेम अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स 3720 इन 5 years। बराबर है, तो इससे हमको क्या निकालना है, सम ऑफ मनी निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो दोनों हमको सम ऑफ मनी दिया है तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हमको ये जो भी दो अमाउंट दिया है उसका हम डिफरेंस निकालेंगे। तो ये दो अमाउंट का डिफरेंस निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो ये दो अमाउंट का जो डिफरेंस निकलेगा और उसके जो ये नंबर ऑफ ईयर्स का डिफरेंस निकलेगा तो वो जो डिफरेंस आएगा वो उतने साल के लिए वो सिंपल इंटरेस्ट हमको मिल जाएगा। मतलब पहले अगर हम डिफरेंस ऑफ अमाउंट निकालते हैं तो क्या बनेगा हमारा 3720 माइनस 3192 इज इक्वल टू हमारा आएगा ₹528। ये डिफरेंस आएगा अमाउंट का हमारा ₹528 और हम डिफरेंस ऑफ n निकालेंगे, n मतलब टाइम का डिफरेंस निकालेंगे। तो वो हमारा पहला कितना है, एक है 5 years के लिए,
एक है 3 ईयर्स के लिए, तो वो आएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 ईयर्स। मतलब क्या हुआ कि 2 साल के लिए हमारा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हुआ 528। तो हमारा एस आई फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू 528 अपॉन 2, वो कितना बनेगा? 528 अपॉन 2 264 रुपीज़ बनेगा। ठीक है, तो हमको एक साल का एस आई मिल गया 264 रुपीज़। अभी इससे हम अपना जो प्रिंसिपल है वो निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा 1 ईयर का एस आई बन गया 264 रुपीज़। तो वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एस आई ऑफ 3 ईयर इज इक्वल टू 264 इंटू 3, 264 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? तो हमारा 3 साल का ऐसा आएगा रुपीज़ 792। 3 साल का ऐसा आया हमारा रुपीज़ 792। अभी हमको 3 ईयर्स का अमाउंट पता है 3192, 3 ईयर्स का ऐसा है मालूम है 792। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? P इज इक्वल टू ए माइनस एस आई। तो ए हमारा कितना है 3192 माइनस एस आई कितना है 792। तो हमारा P कितना बना? 3 साल का हमारा P बनता है रुपीज़ 2400। 3 साल का हमारा प्रिंसिपल बना रुपीज़ 2400, मतलब 2400। तो अभी ये जो हमको प्रिंसिपल मिला है 2400, हमको ऐसा है मालूम है 3 साल का, तो इससे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला है R परसेंटेज इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन P इंटू N। तो अभी हमारा यहाँ पे एस आई कितना है? ऐसा है 792 इंटू 100 अपॉन P है 2400, नंबर ऑफ ईयर है 3। ठीक है ना? तो अभी हमारा ये 2 0 को 2 0 चला गया। ठीक है, 3 1 जा 3, इधर आएगा हमारा 264। ठीक है, और 24 1 जा 24, 24 11 जा 264। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 11%। ओके, तो हमारा आंसर बन गया P इज इक्वल टू रुपीज़ 2400 एंड R इज इक्वल टू 11% पर एनम। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये? चलिए, तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अ शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन मिडल एंड सेमी सर्कल एट द एंड एज शोन इन डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, तो हमको फिगर दी गई है जिसमें कि दोनों एंड में हाफ सर्कुलर पोर्शन है और बीच में रेक्टेंगुलर पोर्शन है। अभी यहाँ पे डायमेंशन जो दिए गए हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, ये 20 मीटर जो है वो ये रेक्टेंगल की लाइन तक ही है, ऐसे हम कंसिडर करके इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? पहले हमको पेरीमीटर ऑफ फिगर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला हमारा क्या बनता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला है हमारा पाई डी, और
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या बनता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला बनता है 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू विड्थ। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जब जैसे कि हमको मालूम है ये गार्डन है, तो हम इसका रेक्टेंगल का विड्थ नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे ये टोटल जो आउटर पोर्शन है, ये आउटर पोर्शन का हमको लंबाई निकालना है। तो हमने ऑलरेडी 2 हाफ सर्कल पकड़े हैं, तो यहाँ पे हम खाली 20-20 मीटर के ये जो 2 साइड्स है, ये दोनों साइड्स 20-20 मीटर के हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो वो बनेगा 2 इंटू 20। ठीक है, अभी हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। पाई का वैल्यू हमारा 22/7। डायमीटर कितना है हमारा, 2 हाफ सर्कल का डायमीटर है हमारा 7 मीटर, प्लस 2 इंटू 20 कितना बना 40। 7 को 7 कैंसिल हो गया, 22 और 40 कितना हुआ 62 मीटर। हमारा पेरीमीटर हो गया 62 मीटर। ठीक है, अभी हमको ये गार्डन का एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले तो 2 हाफ सर्कल मिला के एक सर्कल बनेगा, तो उसका फार्मूला हमारा है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और रेक्टेंगुलर का जो एरिया का फार्मूला है वो हमको मालूम है L इंटू बी। तो इसका पाई का वैल्यू आएगा 22/7, रेडियस आएगा 3.5 इंटू 3.5, प्लस एल बी कितना बनेगा 20 इंटू 7। ठीक है ना, तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, तो ये आ गया हमारा 0.5। तो ये 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 कितना बना हमारा, ये बनेगा हमारा 38.5। ये बना 38.5 प्लस 20 इंटू 7 140। तो हमारा टोटल एरिया कितना आया, हमारा टोटल एरिया आया 178.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर बनेगा P इज इक्वल टू 62 मीटर एंड एरिया ऑफ ग्राउंड इज इक्वल टू 178.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे हमारा गलत हो गया है, हमने क्या लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर, यह है हमारा मीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर है, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। 2 buses डू अ जर्नी बिटवीन 2 cities 200 किलोमीटर अपार्ट। 200 किलोमीटर का जर्नी करती है 2 बसेस। वन बस ए मूव्स एट 50 किलोमीटर वन वे एंड 40 किलोमीटर पर आवर ऑन द रिटर्न। मतलब जाते समय एक बस 50 किलोमीटर पर आवर से जाती है और रिटर्न होते समय 40 किलोमीटर पर आवर से रिटर्न जर्नी करती है। एंड द अदर बस डज 45 किलोमीटर पर आवर ऑन बोथ साइड जर्नी। सेकंड बस जो है बी, वो 45 किलोमीटर पर आवर से बोथ वे जर्नी करती है। तो हमको फाइंड आउट करना है विच बस टेक्स लेसर टाइम टू कवर द टू एंड फ्रो डिस्टेंस। एंड दूसरा पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है डू दे बोथ टेक इक्वल टाइम। मतलब कौन सी बस जल्दी सफ़र करती है, ये हमको फाइंड आउट करना है, या दोनों बस को सेम ही टाइम लगता है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो अभी हम पहले बस ए के बारे में सोचेंगे। तो इसके लिए हमको फार्मूला मालूम है, T इज इक्वल टू डी अपॉन एस। T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला वाला जो ए बस है हमारा,
तो उसको जाने का जो टाइम है वो हम पहले कैलकुलेट करते हैं। तो उसका T1 आएगा, डिस्टेंस कितना है हमारा 200 किलोमीटर, और जाते समय स्पीड क्या था हमारे बस का 50 किलोमीटर पर। 0 को 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो हमारा T1 आ गया 4 आवर्स, राइट। अभी वैसे ही हमारा T2 क्या आएगा, T2 इज इक्वल टू, अगेन डिस्टेंस सेम ही है 200, और आते समय स्पीड क्या है, आते समय स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर्स का, बराबर। तो हम 0 को 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो T2 आया हमारा 5 आवर्स, ठीक है ना। तो ये आ गए हमारे पहले वाले ए बस का जाने का और आने का समय। ये दोनों मिला के हमारा समय कितना हुआ, टू एंड फ्रो समय हो गया हमारा 4 + 5 मीन्स 9 आवर्स। 9 आवर्स हमारा हो गया समय जाने आने का ए बस का, ठीक है। अभी ऐसे ही हम दूसरे बी बस का टोटल टाइम निकालेंगे। तो अभी बी बस जो है वो जाते समय भी 45 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, आते समय भी 45 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। मतलब उसका टोटल टाइम अगर हमको निकालना है तो उसका जाते समय का टाइम रहेगा T3 इज इक्वल टू, जाते समय का टाइम रहेगा 200 अपॉन 45, ठीक है ना, 200 अपॉन 45, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, मतलब हमारा टाइम आया 40 अपॉन 9 आवर्स। और आते समय भी हमको सेम ही समय लगेगा। तो हमारा सेकंड बस का टोटल टाइम कितना हो गया, बी का टोटल टाइम हो गया हमारा 40 अपॉन 9 प्लस 40 अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू हो गया 80 अपॉन 9, मतलब 8 होल जा 8 अपॉन 9 आवर्स। कितना टाइम हो गया, 8 होल जा 8 अपॉन 9 आवर्स। मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा, विच बस टेक्स लेसर टाइम टू कवर द डिस्टेंस। तो यहाँ पे ए बस का आया हमारा 9 आवर्स, बी बस का आया 8 होल जा 8 अपॉन 9 आवर्स। तो हमारा आंसर में फर्स्ट आंसर बनेगा बी बस, बी टेक्स लेस टाइम, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, डू दे बोथ टेक इक्वल टाइम्स। तो यहाँ पे तो हमारा दोनों का टाइम अलग अलग है, तो इसलिए सेकंड का हमारा आंसर क्या आएगा, नो दे डज नॉट टेक सेम टाइम, ठीक है। ये आंसर आपको क्लियर है, ठीक है। तो चलते हैं अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, डिवाइड x⁻7 माइनस y⁻7 बाय x माइनस y, एंड नीचे दिया गया है हमको दूसरा वाला 3y⁴ माइनस y⁻3 प्लस 11y² प्लस 3y² माइनस 1, ठीक है। तो ये हमको दो डिवाइडेशन दिया हुआ है, तो पहले हम ए का डिवाइडेशन कर लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन बनेगा x⁻7 माइनस y⁻7 डिवाइडेड बाय x माइनस y, ठीक है। तो हमको डिवीजन का रूल मालूम है। अब यहाँ पे रेस्ट टू सेवन है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इसको
x⁻⁶ से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे x⁻⁷ माइनस x⁻⁶ y। ठीक है, तो अभी हम ये दोनों का सिंबल उल्टा कर देते हैं क्योंकि हमको ये माइनस करना है ऊपर वाले से, तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस। तो x⁻⁷ को x⁻⁷ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा, बचा हमारा x⁻⁶ y माइनस y⁻⁷। x⁻⁶ y यहाँ पे क्या है हमारा x⁻⁶ y, मतलब हम इसको x⁻⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे। x⁻⁵ से इसको अगर हम डिवाइड कर देते तो क्या बनेगा x⁻⁶y माइनस x⁵y²। ठीक है, तो अभी इसको हम वापस माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा ये x⁻⁶y को ये x⁻⁶y कैंसिल हो गया, तो हमारा आएगा x⁻⁵y²। ठीक है, x⁻⁵y² आया, तो अभी हमारा अगला मल्टीपल आएगा प्लस x⁻⁴y²। ठीक है, x⁻⁴y² आया हमारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे x⁻⁵y² माइनस y⁻⁷ आएगा हमारा, और ऊपर का हम x⁻⁴y² से अगर x माइनस y को मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा हमारा आएगा x⁻⁵y² बराबर, और माइनस x⁻⁴y³। ठीक है ना, तो इसको इससे ऊपर वाले को नीचे वाले, ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस करना है तो क्या होगा, इसका साइन होगा माइनस, इसका अगेन हो जाएगा प्लस। x⁻⁵y² को x⁻⁵y² कैंसिल हो गया, नीचे बचा हमारा x⁻⁴y³ माइनस y⁻⁷। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अभी x⁻⁴y³ आने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस x³ और y³ से। x³ और y³ से x माइनस y को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा x⁻⁴y³ माइनस x² y⁵। अभी हम ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये प्लस का माइनस बनेगा, माइनस का प्लस बनेगा, x³ y⁴ को x³ y⁵ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर बचा x² y⁵ माइनस y⁷। x² y⁵ इसको हम x से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या बचता है, x² y⁵ के लिए फिर यहाँ पे आएगा हमारा x y⁵। x y⁵ को अगर हम x माइनस y से मल्टीप्लाई करते हैं
तो क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वेयर वाई रेस टू 5 माइनस एक्स वाई रेस टू 6। अभी हम इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, एक्स स्क्वेयर वाई रेस टू 5 को एक्स स्क्वेयर वाई रेस टू 5 कैंसिल हो गया। हमारा रिमाइंडर बचा एक्स वाई रेस टू 6 माइनस वाई रेस टू 7। अभी एक्स वाई रेस टू 6 को अगर हम एक्स से डिवाइड करते हैं तो बचा हमारा वाई रेस टू 6। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा प्लस वाई रेस टू 6 और वाई रेस टू 6 को हम x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे एक्स वाई रेस टू 6 माइनस वाई रेस टू 7 और इसको हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। एक्स वाई रेस टू 6 को एक्स वाई रेस टू 6 कैंसिल हो जाएगा और माइनस वाई रेस टू 7 को प्लस वाई रेस टू 7 कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। तो ये हो गया हमारा डिवीजन कंप्लीट। तो चलिए अभी हम दूसरा वाला डिवीजन ले लेते हैं। दूसरा वाला सम है हमारा 3y रेस टू 4 माइनस वाई क्यूब प्लस 11y स्क्वेयर प्लस 2। ठीक है ना, इसको हमको डिवाइड करना है 3y स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, तो अभी 3y स्क्वेयर से हम 3y रेस टू 4 को डिवाइड करते हैं तो क्या हमारा आएगा रिमाइंडर आएगा y स्क्वेयर। तो अभी हम यहाँ पे पहला y स्क्वेयर लेते हैं, y स्क्वेयर इंटू 3y स्क्वेयर माइनस 1 तो आएगा हमारा 3y रेस टू 4 माइनस y स्क्वेयर, मतलब वो आएगा हमारा यहाँ पे माइनस y स्क्वेयर। तो इसका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बन जाएगा। 3y रेस टू 4 को 3y रेस टू 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा माइनस वाई क्यूब प्लस 12y स्क्वेयर प्लस 2। ठीक है ना, तो अभी हम माइनस वाई रेस टू 3 को 3y स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा माइनस वाई अपॉन 3। तो हमारा बचेगा माइनस वाई अपॉन 3, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस वाई अपॉन 3। माइनस वाई अपॉन 3 से 3y स्क्वेयर माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे आएगा हमारा माइनस वाई रेस टू 3, यहाँ पे आएगा हमारा प्लस वाई अपॉन 3। ठीक है ना, तो अभी इसका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, वाई रेस टू 3 को वाई रेस टू 3 कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारा बचा क्या, हमारा बचा यहाँ पे 12y स्क्वेयर माइनस वाई अपॉन 3 प्लस 2। अभी 12y स्क्वेयर को अगर हम 3y स्क्वेयर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 4, आंसर आएगा 4। तो यहाँ पे हम 4 लेते हैं और 4 से अगर हम 3y स्क्वेयर माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा 4 3 ज़ा 12y स्क्वेयर और यहाँ पे आएगा हमारा
-4, यहाँ पे आएगा -4। तो अभी इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस बन जाएगा प्लस। तो 12y² को 12y² कैंसिल हो गया और हमारा रिमाइंडर बचा -y/3 + 6। ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा पार्ट बी का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आया समझ में। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। The external length, width and height of a closed wooden box are 30 cm, 18 cm and 20 cm respectively. If the walls of the box are 1.5 cm thick, find the capacity and weight of the box. तो हमको ये वुडन बॉक्स का आउटर साइड दिया है, आउटर डायमेंशन दिया है और वो क्लोज बॉक्स है, मतलब उसके 6 बाजू में ये हमारा वुडन प्लैंक्स आएगा जो कि 1.5 सेंटीमीटर थिक है। तो हमको उस बॉक्स का कैपेसिटी फाइंड आउट करना है और उसका वेट फाइंड आउट करना है। वेट फाइंड आउट करने के लिए हमको वुड का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.80 ग्राम। ठीक है, तो हमको इसमें वुडन बॉक्स का इनर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसके बाद आउटर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम माइनस करेंगे तो वुड का वॉल्यूम आएगा जिससे हम वेट निकाल सकते हैं, और इनर वॉल्यूम जो आएगा उसका कैपेसिटी रहेगा। ठीक है, तो पहले हम वुडन बॉक्स का आउटर वॉल्यूम निकालते हैं। तो V1 हम उसको V1 बोलेंगे। तो कोई भी बॉक्स का या रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम क्या रहता है? वॉल्यूम रहता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो अभी हमको यहाँ पे क्या दिया है? लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर, विड्थ दिया है 18 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 इंटू 30 कितना हो गया? ये हो गया 600 इंटू 18। तो 8 6 जा 48, 6 1 जा 6 एंड रिमाइंडर 4 10, और ये 2 0 600 के 2 0। तो वुडन बॉक्स का आउटर वॉल्यूम आया हमारा 10800 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम वुडन बॉक्स का इनर वॉल्यूम निकालेंगे, वो आएगा हमारा V2। और जैसे कि हमने बोला था कि इनर वॉल्यूम निकालते समय हमको दोनों बाजू में 1.5 सेंटीमीटर थिक का जो वुड है उसको माइनस करना पड़ेगा। हमारा L2 आएगा 30 -3 क्यों आया? क्योंकि हमने 1.5 थिकनेस जो है उसका डबल वैल्यू लिया, इंटू 18 -3 और H2 आएगा हमारा 20 -3। इसको और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आएगा हमारा 27 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाय 17। और ये तीनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 6885 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। तो यही हमारा क्या बना? यही हमारा बना कैपेसिटी। ओके, कैपेसिटी हमारा बना 6885 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमको निकालना है वेट ऑफ वुड। हमको निकालना है वेट ऑफ वुड। तो उसके लिए पहले हमको वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए हमको ये आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। तो वो हमारा आएगा V3
V3 आएगा हमारा, V3 इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम कितना है 10800 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 6885 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वैल्यू आता है हमारा 3915 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना वॉल्यूम हमारा वुड का आ गया। अभी वेट ऑफ वुड निकालने के लिए वेट ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, इट इज 3915 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको दिया है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 0.8। ठीक है, इसको अगर हम 0.8 को 3915 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3.132 kg। हमारा आंसर आएगा 3.132 kg। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना? फाइनल आंसर बना हमारा 1 कैपेसिटी इज इक्वल टू 6885 सेंटीमीटर क्यूब and second weight is equal to 3.132 kg। आया समझ में बच्चों? क्लियर है ये? यही आया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए चलते हैं अभी हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, सॉल्व 4 अपॉन x प्लस 1 प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन x माइनस 1 प्लस 7 अपॉन x प्लस 1। तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमको दिया है 4 अपॉन x प्लस 1 प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन x माइनस 1 प्लस 7 अपॉन x प्लस 1। तो अभी हम x प्लस 1 और x माइनस 1 दोनों को x प्लस 1 को एक बाजू लेते हैं, x माइनस 1 को एक बाजू लेते हैं। तो हमारा बनेगा 4 अपॉन x प्लस 1 माइनस 7 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 5 अपॉन x माइनस 1। इसको आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। अभी ये x माइनस 1 लेफ्ट साइड को शिफ्ट करते हैं, x प्लस 1 राइट साइड को शिफ्ट करते हैं। तो आगे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 को इधर शिफ्ट करते हैं, 1 को इधर शिफ्ट करते हैं। तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 3 माइनस 1। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2।
तो यही आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 5 इन ब्रैकेट 1 माइनस पी अपॉन 3 प्लस 3p माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 3p माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है। तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको ये दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम आएगा हमारा 15। ये 5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर बनेगा 5 5 ज़ा 25, तो 25 माइनस 25p प्लस 9p माइनस 3 अपॉन 15 इज इक्वल टू माइनस 3p माइनस 1 अपॉन 3। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अभी इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो बनेगा हमारा 25 माइनस 3 22 और 20 माइनस 25 प्लस 9 16p इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 3p माइनस 15p 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5। ठीक है ना। ये 16p को इधर शिफ्ट कर देते हैं और माइनस 5 को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन बनेगा 16p माइनस 15p इज इक्वल टू 22 प्लस 5। देयरफॉर p इज इक्वल टू 27। यह आ गया हमारा फाइनल आंसर, p इज इक्वल टू 27। ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर आया आंसर 1 x इज इक्वल टू 1/2 एंड आंसर 2 p इज इक्वल टू 27। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से हमारा RIMC का मैथ्स का जून 2009 पार्ट बी सॉल्यूशन ख़त्म हो गया। हमने पहले भी पार्ट ए का सॉल्यूशन अपलोड किया है, अभी पार्ट बी का सॉल्यूशन अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद हम दिसंबर 2009 का पेपर सॉल्व करेंगे मैथ्स का, और ऐसे ही पहले सब मैथ्स के पेपर ख़त्म करेंगे, फिर इंग्लिश और जीके के पेपर भी अपलोड करते जाएंगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि अपना क्रैक RIMC का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। साथ ही आपके जो दोस्त लोग हैं जो RIMC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में जानकारी दीजिएगा। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।